हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। आपको जो बेहतरीन 20 क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे हम उसको लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। आप लोग इससे अपनी तैयारी देखना कितनी तैयारी आपकी हुई है, क्योंकि आपका जो 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, इसका बहुत रोल होता है आपके परसेंटेज को बढ़ाने में। क्योंकि आपको 50 नंबर का आपका लिखित होता है, 20 का क्या होता है आपका एमसीक्यू आता है। तो अगर आपके 20 नंबर ये करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मतलब बहुत आसान सवाल होते हैं, बस थोड़ी सी आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक ना। तो आज हम उस 20 एमसीक्यू आपको हल कराएंगे और आप लोग अपनी तैयारी देखना कितनी तैयारी आपको है। तो आप क्वेश्चन का मतलब अटेम्प्ट करने से पहले हम इसका सवाल हल करेंगे। यहाँ पे आप पहले इसको एक बार रोक के वीडियो सवाल खुद करना, फिर ना आए तो सोल्यूशन देख लेना, ठीक ना। ऐसे सभी क्वेश्चन में करना और देखना तुम्हारे 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जितने क्वेश्चन सही हो उसको कमेंट में करना कि आपके 20 में से कितने सही हुए। पहले खुद करना रोक के वीडियो, फिर वहाँ से आपका आंसर मिला लेना, देखना आपके 20 में कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक ना। ठीक है, हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन है देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके मतलब बोर्ड परीक्षाओं में जो आपके आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म है। कौन सा अभाज्य, सह-अभाज्य। सह-अभाज्य एक बात यहाँ पे बोला है, आपको अगर पता ना हो पहले यहाँ पे देखो विकल्प में क्या दिया गया है। विकल्प में दिया गया 14 35, 18 25, 31 93, 32 62। तो सह-अभाज्य मतलब दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं होना चाहिए। सह-अभाज्य उन संख्याओं को कहते हैं, सह मतलब दो को, ठीक ना। यहाँ पे अगर दो संख्याओं का मासा क्या है, एक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सह-अभाज्य संख्या बोलेंगे। अगर आपको ये बात पता होगी तो आप लगा पाओगे, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं अभाज्य संख्याएं ढूंढते हैं, और इसमें अभाज्य तो कोई नहीं मिल रहा है कि दोनों युग्म अभाज्य है। सिर्फ 31 अभाज्य, बाकी 93 भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो सह-अभाज्य मतलब जो दोनों का मासा क्या है, एक हो, जिस युग्म में, वही क्या हो जाएगा, सह-अभाज्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मासा कितना होना चाहिए, मासा एक होना चाहिए। यही सह-अभाज्य की क्या है। अगर आपको ये बात पता है तो आप सवाल कर पाओगे, नहीं तो आप सवाल गलत कर दोगे, ठीक ना। तो अब देखना 14 और 35 का मासा, 14 और 35 का मासा, यहाँ पे मासा कितना है दोनों का, 7 है। 7 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो इसका मासा कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ इसका मासा कितना आएगा, 7। अब अगर देखना यहाँ पे 18 और 25, 18 और 25 का जो मासा है कितना है, इसका मासा कितना होगा, 1 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 18 और 25 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब अगर कुछ नहीं कॉमन है तो मासा कितना होगा, 1। मासा निकालना सबको पता है कैसे निकालते हैं। इसका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मासा 1 है, मतलब सह-अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक ना। बाकी सब में आपका मासा अलग अलग आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आई, कितना अच्छा सवाल था। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। कह रहा है, दूसरा बोल रहा है यदि, चलो इसको चेंज करते हैं। दूसरा कह रहा है यदि द्विघात बहुपद में एक द्विघात बहुपद दिया है x² प्लस में a प्लस 1 x प्लस में b के शून्यक दिए गए हैं। शून्यक कितना दिया गया है, शून्यक हम किसे लिखते हैं, अल्फा और बीटा से। तो शून्यक इसके जो दिए गए हैं, कितना दिया गया है आपका, आप दिया गया है 2 और क्या दिया गया है, माइनस में 3। कह रहा है तो a और b का मान बताओ। अब बताओ शून्यक मतलब अल्फा कितना दिया है, 2 दिया गया है, बीटा कितना दिया गया है, -3, ठीक ना। शून्यक मतलब अल्फा बीटा का मान आपको दिया गया है। हमें कह रहा है a और b का मान ज्ञात करो। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है समीकरण के अनुसार, -b बटा a होता है। तो ये ax², इसको bx लिखते हैं, इसके लिखते हैं c लिखते हैं ना, जब तुलना करते हैं। तो b के मान में कितना है, a प्लस 1 है, इसका गुणांक होता है x का गुणांक बटे में x² का गुणांक कितना आता है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, 2, और माइनस में प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस में a प्लस 1 आएगा। तो +2 - 3 कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा, बराबर में माइनस में a प्लस 1 आएगा, ब्रैकेट में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी a बराबर कितना आएगा, a प्लस 1। तो a बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 1 - 1 कितना आएगा, 0। यानी a का मान कितना आपका आया है, आपको a का मान कितना आया है, 0 आ गया। अब एक चीज़ और पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है,
c बटा a, c का मान क्या है यहाँ पे b है, और a कितना है, a का मान तो 1 है ना, तो अल्फा का मान कितना दिया था 2, और बीटा का मान कितना दिया था -3, कितना आएगा 2 3 6, तो b का मान कितना आएगा -6, तो a का मान 0, b का मान -6 किस में है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला पार्ट सही हो जाएगा। ओके, एक बार आप लोग नोट करो। समझ में तो आपको आ रहा होगा अच्छे से ना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, तीसरा कह रहा है n² -1, देखना क्या लिखा है, n² -1 8 से विभाज्य होती है, 8 से क्या है ये विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, कब विभाज्य होगी पूछ रहा है, यदि n कैसा है, यदि n कैसा है। अब बताओ n का मान, n मतलब एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो अगर n बराबर 2 रखो, n बराबर क्या रखो 2 रखो, तो 2 दूनी 4, कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा, क्या 3 8 से विभाज्य है, 3 8 से नहीं विभाज्य है, कहाँ कटेगा 3 8 से, तो ये इसका मतलब पूर्णांक तो नहीं है, तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन प्राकृतिक संख्या है, तो 2 भी तो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो जब 2 रखने पर ये क्या विभाज्य हो रहा है कि नहीं है, क्योंकि 2 रखने पे 3 आ रहा है और 3 8 से विभाज्य नहीं है। बात समझ में आई, तो प्राकृतिक संख्या में भी 2 आएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर विषम संख्या रखें, विषम रखो, तो जब विषम संख्या की बात आएगी, विषम संख्या n बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ये सब तो रखोगे ना, तो n का मान जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 कितना आएगा, 0 आएगा, 0 8 से कट जाएगा, 0 को 8 से विभाज्य करो कितना आएगा, 0 आएगा। जब n बराबर 3 रखो, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9 में से 1 गया 8 आएगा, 8 8 से कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल समझ में बात आ रही ना। देखो इसका मतलब अगर यानी क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, अगर n बराबर क्या रखोगे आप 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 आएगा, और 24 भी क्या हो जाएगा 8 से भाग कट जाएगा, कितना आएगा 3। तो अगर n क्या होगी, एक विषम संख्या होगी, तो ये जो नंबर है n² -1 क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विषम संख्या, क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा, ठीक है ना। अब ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, अब इसकी तैयारी आप करते रहो, हम आपको सीरीज लाते रहेंगे ऐसे भी क्वेश्चन का जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको करना है आगे, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कह रहा रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 तथा क्या दिया है a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता, जब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, यानी जब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, आपको पता है ना रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसा, अगर ऐसे रेखा दूसरी भी रेखा क्या है ऐसे, तो रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। और समांतर के लिए क्या कंडीशन थी आपकी, a1/a2 ये क्या था, बराबर में था b1/b2, लेकिन बराबर नहीं था किसके, c1/c2। तो ये कंडीशन था ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए पार्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। समझ बात आ रही है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 5वां, कह रहा एक शून्योत्तर परिमेय संख्या। शून्योत्तर मतलब होता है शून्य से अलग, मतलब शून्य नहीं है, शून्य नहीं है परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। अब बताओ, 2 को 2 क्या है, परिमेय संख्या, इसको 2/1 p/q में लिख सकते हैं ना। इसको √3 से गुणा करो, क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 3 को गुणा कर दो √3 से, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा, यानी अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा करेंगे, अपरिमेय से गुणा करने पर
करने पर सदैव क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। सदैव क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सदैव अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ ध्यान देना, शून्योत्तर परिमेय संख्या यानी शून्य के अलावा। लेकिन क्योंकि अगर शून्य में अपरिमेय, शून्य क्या है? परिमेय संख्या, जानते रहना शून्य क्या है? शून्य परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो यही शून्य एक ऐसी संख्या है, अगर शून्य में हम √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? शून्य परिमेय बन जाएगा। लेकिन कह रहा है शून्य को नहीं लेना, शून्य से अलग, शून्य से उत्तर, शून्योत्तर मतलब शून्य के अलावा। तो शून्य के अलावा कोई परिमेय संख्या गुणा करोगे तो क्या आएगा? अपरिमेय से तो अपरिमेय ही आता है। लेकिन शून्य में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। ठीक ना? तो ये जानते हैं शून्य परिमेय है, लेकिन इसमें कह रहा है शून्य के अलावा, शून्य उत्तर मतलब शून्य के अलावा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6वां करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या दिया गया विकल्प? कह रहा है समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। हाँ, अगर b² - 4ac का मान क्या होता है? 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसा होगा? आपको पता है, मूल वास्तविक तथा क्या होगा? तथा भिन्न भिन्न होते हैं। आपको बताया गया था क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है? एकदम सही लिखा गया है। दूसरा कह रहा है समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं। जब बराबर मूल होते हैं तो b² - 4ac का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होता। हाँ, जब b² - 4ac का मान क्या होता है? 0 से छोटा होता है। तो मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं, यानी वास्तविक नहीं होते। मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। तो यही तीसरा भी सही है, कह रहा वास्तविक नहीं होता। चौथा, समीकरण के 2 या 2 से अधिक मूल होते हैं। नहीं, 2 से अधिक मूल नहीं होते हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। तो विकल्प में कौन सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें कह रहा है केवल फर्स्ट और सेकंड, इसमें कह रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी गलत है। कह रहा है केवल थर्ड और फोर्थ। डी कह रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। ठीक है ना? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी दिया गया है का 11वां पद। देखो, श्रेणी जो आपको दिया गया है उसका क्या पूछ रहा है? आपसे 11वां पद पूछ रहा है। तो इसका पहला पद कितना है? -5 है। डी कैसे निकालोगे? सेकंड में से पहला वाला पद घटा लोगे। जब घटाओगे तो क्या आएगा? -5/2 माइनस प्लस, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 पंजे 5, 5 दूना 10/2 कितना आएगा? 5/2। डी का मान कितना है? 5/2, यानी 5/2 हर बार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 11वां पद निकालना है। तो सब लोग लगा लोगे 11वां पद क्या होता है? a + 10d, याद है ना? n-1 × d। तो a का मान -5, 10 और d का मान कितना है? 5/2। तो 2 पंचे 10, तो -5, 5 × 5 25, -5 + 25 कितना आएगा? 20। किस ऑप्शन में है? 20, बी में। तो कौन सही हो जाएगा ऑप्शन इसका? बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। कौन? बी। ठीक है ना? नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है बिंदु -4, 0 और 4, 0, 0, 3। कह रहा है निम्नलिखित के शीर्ष हैं समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखते हैं इसको मानना A, B, C, तीनों का नामकरण करते हैं हम लोग। क्या निकाल लेंगे? ए बी, सब लोग कर लोगे इसको ना। तो ए बी में क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर। तो 4 - 4 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर। ए बी निकालो कितना आएगा? तो ए बी जो आएगा वो क्या आएगा? 4 × 4 = 8, 28, 64, 64 का वर्गमूल कितना आएगा? 8 आएगा। ए बी आ गया। तो क्या निकाल लो? बी सी निकाल लो। बी सी मतलब इसके बीच में, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर, ये x2 हो गया अब, और ये क्या है? x1, और 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16, 3 का स्क्वायर 9, 16, 9, 25। इसका वर्गमूल निकालो कितना आएगा? 5 आएगा। तो BC कितना आया? 5 आया।
AC निकालो, तीसरी भुजा निकालो, AC A और C लेना, इसके बीच की दूरी निकालो। ये तो सबको पता होगा ना, डायरेक्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें से घटाओ कितना आएगा, -4 या 0 -4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा AC का मान, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, √25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। तो तीनों भुजा निकाल ली। सूत्र सबको पता है, सूत्र क्या होता है, जो D बराबर होता है डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। यही सूत्र हमने लगा के इसको हल किया। अब दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, यानी क्या लिखोगे, BC बराबर AC। अतः त्रिभुज कैसा है, अतः त्रिभुज, दो भुजा बराबर है, तीन तो बराबर नहीं है, तो दो बराबर, इसका मतलब क्या है, समद्वि बाहु। समद्वि बाहु त्रिभुज है, कैसा है, समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु है, क्या है, समद्वि बाहु। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया ख़त्म। नेक्स्ट करते हैं, कह रहा है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, या कथन किसने कहा था। ये तो आपके थेल्स की प्रमेय है कि अगर दो त्रिभुजों के, दो समान कोणिक त्रिभुजों के, दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के, इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। किसने बताया था इसको, थेल्स ने बताया था। किसने बताया था, थेल्स ने। यही आपकी प्रमेय ही आपके, ना बोधायन का आपने पढ़ा है, ना हेरोन का पढ़ा है, पाइथागोरस तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। किसने कहा था, थेल्स ने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसको हम ABC लिख दें, इसको लिख दें क्या, PQR, तो जो आपका आएगा AB बटा PQ, ये बराबर हो जाएगा AC बटा PR, बराबर हो जाएगा BC बटे QR के। बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा दिए गए चित्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपको दिया गया, ऐसा कुछ एक वृत्त है, इसमें दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे इनका सेंटर कितना है, O है, तो इसको यहाँ से मिलाया गया है, और ये कोण कितना दिया है, 50 अंश, इसको यहाँ से क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं। अब बताओ, कह रहा है स्पर्श रेखाएं क्या हैं, PA और PB हैं, तो ये PA हो गया, ये क्या हो गया, PB हो गया। स्पर्श रेखाएं P और PB हैं, APB बराबर, यानी APB, ये कोण 50 अंश दिया है, तो OAB पूछ रहा है, कोण OAB, OAB ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। ध्यान देना, पहले हम लोग ये वाला कोण निकालते हैं। किसी त्रिभुज में, जो कोई त्रिभुज होगा, उसमें जो सभी कोणों का योगफल कितना होता है आपका, सभी कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। अब त्रिज्याएं, ये त्रिज्या ही तो है ना, त्रिज्याएं क्या होती हैं, स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। तो ध्यान देना, अगर त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, तो ये वाला कोण पूरा कितना बनेगा, ये पूरा 90 हो जाएगा। ऐसे देखना, ये पूरा कितना होगा, 90, ये कितना होगा, 90, तो 90 90 180, और 180 और 50 230, 230 हो गया। मतलब ये वाला जो कोण बचेगा, ये वाला कोण कितना बचेगा, 130 बनेगा। कितना बचेगा, 100, अरे यार क्या बचेगा, ये कोण बचेगा 130, कितना हो जाएगा, 130 अंश ये कोण। अब ये और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। कुल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, किसमें, AOB में 180 होना चाहिए। तो 130 ये है, यानी ये अगर x है, सुनो इसको x मान लो, ये भी क्या होगा, ये भी x होगा। तो x प्लस x प्लस में 130 बराबर में क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि ये समान जीवा द्वारा बनाए गए कोण है ना। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो जो अगर भुजाएं बराबर हैं, तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भुजाएं क्यों बराबर, दोनों कैसी हैं, त्रिज्या है ना। तो x 2x, ये घटेगा कितना, 180 माइनस 130,
कितना आएगा 50, तो x कितना आएगा 25, यानी 25 डिग्री ये होगा, 25 डिग्री ये होगा। ये पूरा कोण कितना था 90 था, लेकिन ये वाला इतना कोण कितना है, ये वाला ये इतना x है, ये इतना x है, यहाँ पे ये इतना x है। तो पहले हमने ये पूरा कोण निकाल लिया। अब इसमें भी तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश। पहले किस त्रिभुज में थे A, O, B और P में। तो जब चारों कोणों के फल निकालेंगे 360 होगा। किसी त्रिभुज में रहेंगे कितना आएगा 180 आएगा। तो 90 90 ये हो गया, 50 ये, तो 360 में से अगर घटा देंगे इसको कितना आएगा 130 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 25, यानी ए पार्ट सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कह रहा है क्या है, ये भी है यहाँ पे मिसिंग है। क्या है वास्तव में 11वां 2 tan 30 है। 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसको आप लोगों ने हल किया है, NCERT में आपके है ही। तो 2 tan 30 का मान कितना है 1/√3 होता है, बटे में 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा 2 1 के 2/√3। यहाँ करोगे तो 1/√3 के स्क्वायर कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। यहाँ बटे में 1 कर लो, हल करो कितना आएगा 2/√3, 3 1 के 3 1 1 के 1 बटे में 3 1 के 3 आएगा। तो 2/√3 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2/3। अब 4 बटे में ना जब पलट दो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कटेगा। इस 3 ऊपर वाले 3 को क्या ले सकते हो √3 गुणे √3 बटे में √3। तो 1 √3 काट दो, कितना बचा √3। अब √3 देखो आंसर है sin 60 sin 30। तो tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। तो इसे tan 60 भी लिख सकते हो। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आप इन सब सवालों को पहले अपने मन से हल करना, पॉज करके वीडियो को रोक के, फिर हम अपना सलूशन देखना। अगर आपका जो भी आंसर है उसको देखना, फिर हमारा आंसर देख लेना। इससे आपको 20 क्वेश्चन मिलाना, और जो इतना आपके मार्क बन रहे हैं 20 में से आउट ऑफ, जैसे मान लो आपको 15 सही हुए तो कह देना कमेंट में 15/20, यानी 20 में से हमारे 15 सही हुए। कमेंट करना तो बताएंगे, ठीक ना। आप लोग सभी लोग देखने कैसा कितना सही होता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 त्रिज्या वाले 8 त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबको पता है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 × πr²। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा θ/360 × πr²। तो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे तो θ/360 इसको ऐसा बनाएंगे क्योंकि हमारे विकल्प में तो नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 से गुणा करें 2πr² हो जाएगा, नीचे भी 2 से गुणा करेंगे तो 360 दूना 720। तो क्या आएगा 720 डिग्री × 2πr²। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला चैप्टर है, सॉरी यार, हाँ चैप्टर नंबर 11 में, उसमें आपका लास्ट सवाल यही क्वेश्चन है इसमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला, ठीक है ना। उसमें देखना आपका आंसर ये कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला करा, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। मतलब गिल्ली कैसी होती है आप बताओ। जब गिल्ली होती है ऐसी होती गिल्ली, यहाँ पे ऐसे एक बना रहता है और नीचे ऐसे बना रहता है। तो गिल्ली जो है ऐसी होती है गिल्ली। अब जो ये आपकी गिल्ली है इसमें क्या क्या है, इसमें आपको ये जो वाला पार्ट है ये आपका बेलन है, और ऊपर भी क्या है शंकु लगा है, नीचे भी क्या है शंकु लगा है। तो इसमें क्या क्या है, एक शंकु और एक बेलन नहीं, 2 शंकु और एक बेलन। तो 2 शंकु और एक बेलन, कितने शंकु हो गए 2 शंकु 2 शंकु और एक बेलन, और क्या है एक बेलन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आई बात ना, एकदम आसान सवाल था यार, तो सब गिल्ली डंडा बचपन में खेलो खूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नीचे दिए गए कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात उनके मान दिए गए हैं। तो sin 90 का मान कितना होता है,
आपको पता है साइन 90 का मान होता है आपको, यहाँ साइन 90 दिया है ए वाला, बी क्या दिया है कास 90 दिया है, सी कितना दिया गया है tan 60 दिया गया है, डी कितना दिया गया है sec 45 दिया गया है। अब सबके मान अगर लिखे जाए यहाँ पे तो साइन 90 का मान सबको पता है कितना आता है 1, कास 90 का मान कितना आता है 0, tan 60 मान कितना आता है √3 और इसका मान कितना आता है sec 45 का मान √2 आता है। अब आपको मिलाना था इसमें कौन सा सही सुमेलित है, यानी जो साइन 90 कहाँ पे जाएगा थर्ड, यानी एक इससे सही, एक इसमें सुमेलित है तीसरे में, एक इसमें सही है तीसरे में। कास 90 बी वाला किस में जाता है फोर्थ में, बी किस में सुमेलित है चौथे में, देखो चौथे में 0 है कि नहीं 0 है। और tan 60 मान 60√3 मतलब जो सी है वो किस में सही है सुमेलित है, दूसरे से जुड़ा है। जो आपका डी है वो किससे जुड़ा है पहले से, जो आपका डी ऑप्शन है किससे जुड़ा है पहले से। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए का थर्ड किस में है, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। कौन सा पार्ट, सी पार्ट। समझ में आ रहा ना, बहुत अच्छे से आप इंजॉय करते हो सवाल हल कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15, किस समय एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुना है। ये कोई खंभा है, उसकी जो छाया है वो खंभे की लंबाई कितना है √3 गुना है। तो अगर ये खंभा है तो हम लोग क्या कहेंगे खंभे की लंबाई का, तो अगर हम क्या मान लें, माना जो खंभा है, माना खंभे की लंबाई बराबर कितना x, अगर इसकी लंबाई हम मान लें कितना है x है, अगर इसको x मान लें तो इसकी जो छाया है, तो छाया कितना हो जा रही है इसका √3 गुना, तो छाया √3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। ये वो त्रिभुज बन रहा है, एक खंभा था AB, उसकी छाया क्या थी BC थी। उन्नयन कोण यानी थीटा ये पूछ रहा है, इसमें क्या लगाएंगे tan थीटा, क्या आएगा लंब बटे आधार, ये लंब है ये क्या है आधार है, तो x बटे √3x, x से करने में x एक बार जाएगा, तो tan थीटा कितना आएगा 1/√3। tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है, tan 30 अंश का मान, तो tan थीटा बराबर tan 30, तो थीटा कितना आएगा, थीटा आपका आएगा 30 अंश, थीटा कितना आ जाएगा 30 अंश। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए पार्ट। कौन सा पार्ट ए, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा इंटू में 1 + cot थीटा माइनस में कोसेक थीटा का मान बताओ। देखो इस सवाल को हमने बताया, जब भी सवाल त्रिकोणमिति का सवाल हल करोगे आप पहले साइन कास में क्या कर लोगे, आप चेंज कर लोगे, उसमें नहीं रहेगा तो क्यों चेंज करोगे, क्योंकि सारे फार्मूले किसमें पता है आपको साइन और कास में। तो क्या आएगा 1 + sin थीटा बटे कास थीटा प्लस में 1 कास थीटा, यहाँ भी चेंज करो, काट का क्या होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक का 1 साइन थीटा, ठीक। तो अब इन दोनों में देखो हर समान है, हर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना आएगा सॉरी अंश जुड़ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 बटे में कास थीटा हो जाएगा, यहाँ बटे में 1 करके यहाँ भी तीसरा गुणा कर लेंगे अगली लाइन में। 1 प्लस यहाँ पे हर समान है तो अगर अंश जुड़ रहा होता है जुड़ जाता है, घट रहा होता है तो घट जाता है, बटे में साइन थीटा बटे में 1, यहाँ तीसरा गुणा करो कितना आएगा कास 1 के, कास 1 से गुणा करो क्या आएगा साइन थीटा प्लस में 1 बटे में 1 आएगा, और यहाँ कितना आएगा साइन थीटा 1 गुणे कास थीटा माइनस में 1 बटे कितना आएगा साइन थीटा। अब ध्यान देना सर यहाँ पे क्या है कास थीटा है, अब ध्यान देना यहाँ गुणा कर दो, साइन प्लस कास इसमें भी है साइन प्लस कास इसमें भी है, तो इसको a मान लेंगे साइन प्लस कास को, और a को क्या मान लेंगे b, तो इसको अगर पूरा a माने तो a प्लस b, इसको a माने a माइनस b, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का a² माइनस b²,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या आएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक का स्क्वायर करेंगे और बटे में साइन गुणे कास क्या आएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और एक का स्क्वायर तो माइनस एक आएगा बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर मान कितना होता है 1, तो 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और माइनस में 1 था ही, 1 का स्क्वायर कितना आया था माइनस में 1 बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा। यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा। अगली लाइन में आएगा 2 साइन थीटा कास थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये कट जाएगा पूरा पूरा। कितना बचेगा ऊपर सिर्फ 2। तो 2 किस वाले ऑप्शन में, देखो सवाल थोड़ा सा बड़ा हुआ लेकिन एकदम आसान ही है। 2 किस में है सी पार्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी पार्ट आपका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नोट कर लो एक बार आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अगला करते हैं। 7वां, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता आपका कौन सी नहीं होगा 2/3, ये तो हो जाएगा ए पार्ट। बी कितना है माइनस में 1.5, तो माइनस में 1.5 यही नहीं होगा क्योंकि जो प्रायिकता होती है क्या होती है प्रायिकता आपको बताया था कल वाले ही लेक्चर में भी, ये क्या होता है 1 से छोटा या बराबर होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, यही होती है प्रायिकता। तो माइनस में नहीं होती आपको बताया था, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी सी वाला भी 15% होगा, इसको क्या लिखोगे 15/100 और डी वाला भी आपको लिखोगे 0.7, ये भी होगा क्योंकि 0 से 1 के बीच में है ये सब। देखो आपको लग रहा होगा सर को आपको इतना टाइम लग रहा है, नहीं हम आपको समझा रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है। अगर हमको ऐसा लगाना हो तो डायरेक्ट हम उसको टिक करते क्योंकि पता है माइनस नहीं तो तुरंत टिक मार देते, मैक्सिमम 2 सेकंड 3 सेकंड में आपको बताने में सारे ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ एग्जाम में सारे ऑप्शन को नहीं करना है, मतलब आपको उसको आंसर निकाल जल्दी जल्दी करके बस आपको टिक मार के आगे बढ़ना है, किसी को समझाना नहीं है। यहाँ समझा रहे हैं आपको तब टाइम लग रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18वां करते हैं। संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। देखो संचयी बारंबारता की रचना में चाहे माध्य की बात करें चाहे माध्यक की बात करें और चाहे बहुलक की बात करें, संचयी बारंबारता वैसे अगर आपको देखते हो सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। किस में होता है माध्यक में। माध्यक में संचयी बारंबारता काम लगता है, किसका काम लगता है माध्यक में ही तो संचयी बारंबारता काम लगता है। किसमें माध्यक में ही संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। कौन सा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आंकड़ों में बहुलक तो 2 3 7 2 7 5 3 7 एक अच्छा 9 का सवाल है, इसलिए मैंने बताया था 9 वाले सवाल जो है छोटे छोटे सवाल उसको पढ़ आपको तैयार होने चाहिए हर लेक्चर के। जो आपके इसमें कोर्स में मतलब इस समय 12th का जो सिलेबस है उसमें जो छोटे छोटे सवाल हैं उसको माध्य का और बहुलक का याद कर लेना, आप लोग लगा लेना सवाल। अब इसका बहुलक क्या है आपको बताया था, जो बहुत बार किसी जो सबसे अधिक बार आता है क्या होता है बहुलक, आपने ऐसे याद किया था जो बहुत बार लक लग कर उसे क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें 7 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो जो बहुलक हो जाएगा क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 सबसे अधिक बार है। कितनी बार है 1 2 3 बार, बाकी यहाँ देखो 2 ही बार है, 2 कितनी बार है 2 बार। तो जो सबसे अधिक बार होता है क्या होता है बहुलक होता है। तो कौन सबसे अधिक बार है 7 कितनी बार है 3 बार, तो बहुलक क्या हो जाए इसका 7। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20वां यदि किसी बंटन का माध्य 16 है बहुलक 13 है, बंटन की माध्यिका बता दो। तो आपको पता है बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य होता है बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर 3 मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही पढ़े हम लोग। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य
तो यहाँ पे दिया है बंटन का माध्य दिया है, हमें क्या निकालना है, माध्यक माध्यिका मतलब माध्यिका निकाले चाहे माध्यक है, बात एक ही है। तो बहुलक कितना दिया है इसका, 13 दिया है। माध्यिका निकालना है यानी हमको माध्यक क्या निकालना है, इसको माध्यिका लिख लो चाहे माध्यक रहने दो, बात वही कह रहा है। माध्य कितना दिया है, 16 दिया है। 16 दूना 32, इधर आए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 32 बराबर में उधर माइनस इधर आए क्या हो जाएगा प्लस 3 गुणे माध्यक हो जाएगा। तो जब 3 गुणे माध्यक होगा तो 32 और 13, 30 10 40 45 बटे में इधर आएगा 3 भाग हो जाएगा बराबर में माध्यक। तो माध्यक कितना आएगा, 15 तियाँ 45, तो 15 बार जाएगा भाग देने पर, तो माध्यक कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए 20 क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर एक सीरीज लेकर आएंगे 20 क्वेश्चन की। और आप लोग पहले हमने आपको बताया आपको इसको सबको तैयार कर लें, जितना हो सके उतना क्वेश्चन इसमें भी आपको सबको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर इम्प्रूव होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन लाएंगे, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन आपको कराएंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहो। ओके, थैंक यू वेरी मच।